गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं मराठों पर नियंत्रण। आखिर मराठों पर नियंत्रण अंग्रेज़ों के द्वारा कैसे किया गया, क्या कारण रहे जो अंग्रेज़ों का मराठों पर नियंत्रण कर पाए, कौन कौन से युद्ध लड़े, कितने युद्ध लड़े। तो मराठों पर नियंत्रण में देखिए अंग्रेज़ों का मराठा संघर्ष। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध उसके बीच में लड़ा गया, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। और मराठों की असफलता के कारण, क्या कारण रहे जो मराठे अंग्रेज़ों के साथ असफल रहे युद्ध को जीतने में, और क्या कारण रहा अंग्रेज इन लोगों से जीत पाए। मराठों पर नियंत्रण आखिर किस प्रकार किया, तो हेडिंग डाल लीजिएगा, मराठों पर नियंत्रण। अंग्रेज़ों का मराठा संघर्ष। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात क्षेत्रीय शक्तियों में मराठा प्रभावशाली होकर उभर रहे थे। जितने भी क्षेत्रीय शक्तियाँ थीं, लोकल जो शक्तियाँ थी, उसमें सबसे जो उभर कर जो सामने आ रही थी वो थी मराठा। सबसे प्रभावशाली शक्तिशाली होकर बनकर उभर रही थी। तो वहीं अंग्रेज जो थे बंगाल विजय के पश्चात यूरोपीय शक्तियों में अपनी सर्वोच्चता सिद्ध कर चुके थे। मतलब यूरोप के जितनी भी सारी कंपनियां इंडिया में थीं, उन सभी में से सर्वशक्तिमान और शक्तिशाली तथा योग्य जो कंपनी थी वो ब्रिटिश कंपनी। ठीक है, बंगाल विजय के बाद वो उभर कर आ रही थी। और उसी समय सामने मतलब क्षेत्रीय रूप में उभर कर आ रही थी, वो थे मराठा शक्तिशाली बनकर उभर कर आ रहे थे। मराठा शक्ति के उभार ने यह निश्चित कर दिया कि भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के लिए यह अनिवार्य था कि अंग्रेज़ों का मराठों के साथ संघर्ष हो। तो जाहिर सी बात है, उस समय तत्काल में मराठा शक्तिशाली बनकर आ रहे थे, तो जाहिर सी बात है अगर मराठा के साथ अगर अंग्रेज युद्ध करते तो सबसे शक्तिशाली बनकर उभरते कि अब हर किसी से विजय कर सकते हैं वो लोग। तो इसी के लिए अपने अंग्रेजी सत्ता को स्थापित करना बेहतर तरीके से, तो मराठों के साथ संघर्ष करना अनिवार्य था। इसी परिप्रेक्ष्य में अंग्रेज़ों ने मराठों के साथ 3 युद्ध लड़े। इसी के समय अंग्रेज़ों के द्वारा 3 युद्ध लड़े गए। तो वो था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय, तृतीय। ठीक है, तथा भारत में ब्रिटिश सत्ता को सुदृढ़ किया। मराठवाड़ा क्षेत्र पर ब्रिटिश हस्तक्षेप का मुख्य कारण वाणिज्यिक हितों से संबंधित था। और जो अंग्रेज के द्वारा हस्तक्षेप मराठवाड़ा में किया जा रहा था, उसके पीछे जो हित था वो था आपका वाणिज्य हित था। 1784 ईस्वी के पश्चात चीन के साथ ब्रिटिश कंपनी के कपास के व्यापार हेतु तथा गुजरात और बॉम्बे के तट से होने वाली व्यापारिक गतिविधियों ने मराठा क्षेत्र में अंग्रेज़ों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने का कार्य किया। चूँकि मराठवाड़ा क्षेत्र पर हस्तक्षेप करने का रीजन था, उस क्षेत्र में चीन से व्यापार किया जा रहा था, कपास का व्यापार तथा गुजरात और बॉम्बे के तट से होने वाली व्यापारिक गतिविधियों ने मराठा क्षेत्र में अंग्रेज़ों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने में कार्य किया। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ उसके दरमियान 1775 से 1782 के समय में। उस समय का गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और ये युद्ध समाप्त हुआ सालबाई संधि के द्वारा। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 से 1805 ईस्वी के बीच में, जिसमें आपका गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली। इसमें बसिन की संधि के द्वारा इस युद्ध को समाप्ति हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 तक चला था। उसमें गवर्नर जो था लॉर्ड हेस्टिंग था। और मराठा संघ का विघटन इसी समय हुआ था। मराठा संघ का जो विघटन हुआ वो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय हुआ था। चलिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ते हैं। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आपका 1775 से 82 ईस्वी के बीच में हुआ था। मराठा संघ के प्रमुख के लिए जब मराठों का आंतरिक संघर्ष शुरू हुआ, तब अंग्रेज़ों को मराठों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने का अवसर प्राप्त हुआ। समय यह था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आखिर हुआ क्यों? उस समय तत्कालीन जो कारण थे, मराठों के बीच में आंतरिक कलह चल रहा था। मतलब आपस में ही उन लोगों को युद्ध हो रहा था, संघर्ष हो रहा था मराठों के बीच में। उसी समय अंग्रेज़ों को लगा कि हम लोगों के इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करना चाहिए। पानीपत की लड़ाई के पश्चात 1761 ईस्वी में पेशवा बने माधवराव प्रथम। ठीक है, पानीपत की लड़ाई के पश्चात 1761 ईस्वी में पेशवा बने कौन? माधवराव प्रथम।
ने मराठा शक्ति की पुनर्गठित किया। मराठा शक्ति को पुनर्गठित माधवराव प्रथम के द्वारा किया गया। किंतु शीघ्र ही 1772 ईस्वी में पेशवा माधवराव की मृत्यु हो गई। 1772 में ही माधवराव की मृत्यु हो गई। मराठों में गृह कला प्रारंभ हो गया, गृह युद्ध छिड़ गया मराठों के बीच में पेशवा बनने के लिए, तथा माधवराव के पुत्र नारायण राव पेशवा बने। उसके बाद उनके जो पुत्र थे नारायण राव, वो आगे चलकर पेशवा बनते हैं। किंतु 1773 में चाचा रघुनाथ राव ने उसकी हत्या करवा दी। 1773 ईस्वी, 1 साल भी पूरा तरह से नहीं रह पाया। उसके बाद रघुनाथ राव था जो उसके चाचा थे, उनकी नारायण राव की हत्या करवा दिया। इसके पश्चात नाना फडणवीस के नेतृत्व में सरदारों ने रघुनाथ राव का विरोध किया। ठीक है, किसके नेतृत्व में? नाना फडणवीस के नेतृत्व में सरदारों ने रघुनाथ राव का विरोध किया तथा नारायण राव के पुत्र माधवराव द्वितीय को पेशवा घोषित किया। किसको घोषित कर दिया गया? नारायण राव के पुत्र माधवराव द्वितीय को पेशवा घोषित किया गया। उपर्युक्त परिस्थितियों में रघुनाथ राव ने 1775 में ईस्वी में अंग्रेजों से सूरत की संधि की। 1775 ईस्वी में अंग्रेजों से सूरत की संधि की। सूरत के संधि के अनुसार अंग्रेज रघुनाथ राव को पेशवा के पद पर प्रतिष्ठित करने के हेतु सैन्य सहायता प्रदान करेंगे। इस संधि का जो मूल कार्य था वो था रघुनाथ राव को फिर से सैन्य प्रतिष्ठा प्रदापित करना, पेशवा बनाना। तो वहीं सालसेट और बेसिन का क्षेत्र तथा भड़ोच और सूरत की आय पर अंग्रेजों का अधिकार होगा। तो अंग्रेजों ने भी अपनी शर्त रखी, सालसेट और बेसिन का क्षेत्र तथा भड़ोच और सूरत की आय पर अंग्रेजों का अधिकार होगा। इन्हीं परिस्थितियों में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के मध्य लड़ा गया तथा 1782 ईस्वी में यह युद्ध अनिर्णायक सिद्ध हुआ। 1782 में युद्ध अनिर्णायक रहा, कोई भी युद्ध जीत नहीं पाया और इसी के बीच में साल 22 की संधि होती है और युद्ध समाप्त हो जाता है। इस संधि से सालसेट और थाना का दुर्ग अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। इस संधि के द्वारा सालसेट होता है और थाना का दुर्ग अंग्रेजों को प्राप्त होता है तथा माधवराव द्वितीय को पेशवा स्वीकार किया जाता कर लिया जाता है। दोनों पक्षों ने युद्ध काल के दौरान जीते गए प्रदेश एक दूसरे को वापस कर देते हैं और युद्ध के काल में जो अपना क्षेत्र जीतते हैं इधर का उधर का अपने एक दूसरे को दे देते हैं। जो भी प्रदेश जीतते हैं एक दूसरे को वापस कर देते हैं तथा भविष्य में एक दूसरे पर आक्रमण न करने का आश्वासन भी दिया जाता है। और ये आश्वासन भी दिया जाता है अंग्रेजों तथा माधवराव के द्वारा कि एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, ये दोनों आश्वासन देते हैं। रघुनाथ राव को 3.5 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया जाता है। वार्षिक पेंशन रघुनाथ राव को दे दिया जाता है 3.5 लाख रुपया। उसके बाद आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध स्टार्ट होता है 1803 से 1805 ईस्वी के बीच में। 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात मराठा क्षेत्र में अनिश्चितता का वातावरण था। साथ ही यह दौर फ्रांसीसी भय से भी संलग्न था। फ्रांसीसियों का भी आक्रमण होना स्टार्ट हो चुका था, तो फ्रांसीसियों का भी भय था। इसी समय 1798 में वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर आया। गवर्नर जनरल था बनकर कब आया था? 1798 ईस्वी में वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था, जो कि साम्राज्यवादी हितों का पोषक था। वो वेलेस्ली जो था एक साम्राज्यवादी हितों का पोषक था। वो अपना साम्राज्य को बढ़ाने पर विश्वास रखता था। ठीक है, इसी संदर्भ में लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय भूभाग में नेपोलियन के खतरे से निपटने हेतु भारतीय राज्यों के अधिग्रहण के लिए सहायक संधि प्रणाली का विकास किया। नेपोलियन के खतरे से निपटने के लिए उसने क्या किया? सहायक संधि प्रणाली का विकास किया। सहायक संधि में क्या होता था कि किसी भी स्टेट को अपने अंडर ले लिया जाता था। सारे भी जितने भी सेना रहते तो उन्हीं को उसी के खर्च पर रखना होता था, लेकिन उस पर आखिरी रूप से अंग्रेज ही उस पर राज्य करते थे स्टेट पर। तो सहायक संधि प्रणाली स्थापित की गई। 1801 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने जसवंतराव होलकर 1801 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने जसवंतराव होलकर के भाई बिट्टू जी की हत्या कर दी।
इसके पश्चात फलता होलकर ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को हदपसर के स्थान पर 1802 ईस्वी में परास्त कर दिया। ठीक है, फलता होलकर ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को, पेशवा और सिंधिया दोनों एक साथ में थे, ठीक है, उस दोनों के संयुक्त सेना को हदपसर के स्थान पर 1802 ईस्वी में परास्त कर दिया। पूना पर होलकर का नियंत्रण हो गया। नियंत्रण होने के पश्चात बाजीराव द्वितीय ने बसिन में अंग्रेजों की शरण ली। 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि के रूप में सहायक संधि की गई। बसिन की संधि के अनुसार कौन कौन से उसके अनुसार देखिए क्या क्या है। पेशवा ने ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत पूना में भारतीय और ब्रिटिश सेना को रखना स्वीकार किया। ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत नगर प्रदान किए गए। पेशवा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ताप्ती और नर्मदा के मध्य क्षेत्र प्रदान किया, जिनकी कुल आय 26 लाख रुपये थी। पेशवा ने अपनी विदेशी मामले ब्रिटिश कंपनी के अधीन कर दिया। अब पेशवा जो जितने भी विदेशी मामले थे सारे पर हस्तक्षेप अब कौन करने लगा, ब्रिटिश के द्वारा, अंग्रेज के द्वारा होने लगा। पेशवा ने अपने विदेशी मामले ब्रिटिश कंपनी के अधीन कर दिया। जितने भी ब्रिटिश मामले थे मतलब विदेशी मामले जितने थे सारे किसके अंदर आ गया, चूँकि सहायक संधि कर चुके थे तो अब सारा मामला कौन संभालेगा, विदेश मामले वो अंग्रेज के द्वारा, ब्रिटिश कंपनी के द्वारा संभाला जाएगा। पेशवा ने निजाम से चौथ प्राप्त करने का अधिकार छोड़ दिया। पेशवा ने निजाम से चौथ प्राप्त करने का अधिकार छोड़ दिया तथा गायकवाड़ के विरुद्ध युद्ध न करने का वचन अंग्रेजों को दिया। ठीक है, पेशवा ने कंपनी की विरोधी यूरोपीय शक्तियों को अपनी सीमाओं में नहीं रहने देना स्वीकार किया। अंग्रेजों के परिप्रेक्ष्य से बसिन की संधि का महत्व इस प्रकार है। अंग्रेजों के परिप्रेक्ष्य में बसिन की जो संधि था इसका महत्व उन लोगों के लिए, अंग्रेजों के लिए क्या था, तो आपका था बसिन की संधि किसी एक राज्य के साथ ना होकर राज्यों के संघ, बसिन की जो संधि हो रही थी उसमें किसी एक राज्य के साथ ना होकर राज्यों के संघ के साथ की गई थी। राज्यों का जो संघ था उसको मिला करके ये संधि की गई थी, ना कि किसी एक पर्टिकुलर एक स्टेट पर किया गया था, एक राज्य पर किया गया था। पेशवा केवल पूना का ही नहीं, पेशवा जो था केवल पूना का ही नहीं बल्कि मराठा संघ का भी अध्यक्ष था। फलता संघ के अधीनस्थ राज्य भी बसिन के संधि के उपरांत स्वतः ही अंग्रेजों के अधीन आ गए। पेशवा जो था केवल पूना का ही नहीं, पूरा मराठा का अध्यक्ष था। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ पूना ही अंग्रेजों के अधीन नहीं आएगा, उसके अधीन पूरा बसिन की संधि के द्वारा पूरा मराठा स्टेट आ गया, पूरा मराठा संघ अंग्रेजों के अधीन आ गया। अंग्रेजों की सहायक सेना अब मैसूर, हैदराबाद, लखनऊ के साथ साथ पूना में भी नियुक्त कर दी गई। अंग्रेजों की जो सहायक सेना थी अब मैसूर में ही नहीं, हैदराबाद में ही नहीं, लखनऊ के साथ साथ पूना में भी नियुक्त कर दिया गया। भारत के मुख्य केंद्रीय स्थल थे, ये जो स्थल थे भारत के मुख्य केंद्रीय स्थल थे मैसूर, हैदराबाद, लखनऊ और पूना। अब ब्रिटिश सेना समस्त भारत में शीघ्र पहुंच सकने में समर्थ थी। बसिन की संधि ने पेशवा को युद्धों के भार से मुक्त कर दिया। अब मराठों ने हैदराबाद गायकवाड़ के विरुद्ध युद्ध न करने की नीति अपनाई तथा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को कंपनी के अधीन कर दिया। यह संधि मराठों के लिए अपमानजनक संधि थी जिसने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की नींव रखने का काम किया। बसिन की सहायक संधि के बाद भोसले, सिंधिया, पेशवा ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया, जबकि गायकवाड़ और होलकर इस संघर्ष से अलग रहे। चूँकि वो लोग पहले ही बता चुके थे हम लोग युद्ध नहीं करेंगे, वो सब अलग रहे। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई अन्य संधियाँ इस प्रकार है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ उस समय कौन कौन सी संधियाँ हुई वो इस प्रकार है। क्षेत्रीय शक्तियाँ थी आपकी, वो थी आपकी भोसले थे पहला, ठीक है, भोसले, इसमें संधि हुआ देवगांव की संधि वर्ष 1803 में। और महत्वपूर्ण बिंदु इसमें है अंग्रेजों को कटक तथा वर्धा नदी का
पश्चिमी भाग प्राप्त हुआ। दूसरा था आपका क्षेत्रीय शक्तियों में आपका सिंधिया था। इसमें संधि हुआ सुरजी अर्जन गांव की संधि वर्ष 1803 में। गंगा यमुना के दोआब प्रदेश पड़ता था इसमें। राजस्थान के कुछ क्षेत्र पड़ते थे। अहमदाबाद का दुर्ग पड़ता था। भड़ोच पड़ता था। भड़ोच, गोदावरी, अजंता घाट का क्षेत्र अंग्रेज़ों को प्राप्त हुआ। तीसरा था आपका होलकर जो आपका राजपुर घाट की संधि इसके संदर्भ में हुआ 1805 ईस्वी में। चंबल नदी के उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड का क्षेत्र अंग्रेज़ों को प्राप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ने मराठा शक्ति का अंत तो नहीं किया, अपितु मराठा शक्ति को निर्बल अवश्य कर दिया था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ उसमें मराठा पूरी तरह से परास्त तो नहीं हुए, निर्बल तो नहीं हुए, परंतु अंतिम रूप से उसको निर्बल तो अवश्य ही कर दिया था। इस युद्ध के संदर्भ में सिडनी ओवन ने कहा था कि इस संधि के फलस्वरूप कंपनी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से भारत का साम्राज्य मिल गया था। अब देखिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी के बीच में होता। वेलेस्ली के पश्चात अंग्रेजों ने हस्तक्षेप तथा तटस्थता की नीति को अपनाया तथा यह नीति लॉर्ड हेस्टिंग्स के आने तक जारी रही। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स भी वेलेस्ली की तरह साम्राज्यवादी नीति का पालन करते थे। यही कारण है कि हेस्टिंग्स जब गवर्नर जनरल बनकर भारत आया तब उसने अंग्रेजी श्रेष्ठता को स्थापित करने हेतु क्षेत्रीय शक्तियों के विरुद्ध दमनात्मक नीति का पालन किया। जैसे ही हेस्टिंग्स यहाँ आता है, क्षेत्रीय जो जितने भी शक्तियाँ थी उसको दमनात्मक मतलब पूरी तरह से नीचे बैकफुट में करने का कार्य किया, नीति का पालन किया इन्होंने। इसी क्रम में हेस्टिंग्स ने मराठा क्षेत्र में पिंडारियों की शक्ति के दमन के लिए अभियान की शुरुआत की। मराठा क्षेत्र में पिंडारी जो मराठों की सेना में शामिल थे, अब वे स्वतंत्र रूप से लूटमार कर रहे थे। लूट का एक हिस्सा वे मराठों को कर के रूप में देते थे। हेस्टिंग्स के द्वारा पिंडारियों के विरुद्ध अभियान से मराठों के प्रभुत्व को चुनौती मिली। फलतः दोनों पक्षों के लिए युद्ध अनिवार्य हो गया था। ठीक है, युद्ध अनिवार्य हो गया। तो आप देखिए इसी दौरान हेस्टिंग्स ने पेशवा सिंधिया नागपुर के महाराजा को अपमानजनक संधि को विवश किया। नागपुर के अप्पा साहिब को 1816 ईस्वी में तथा पेशवा और सिंधिया से 1817 ईस्वी में कठोर तथा अपमानजनक संधि की गई। पिंडारियों के विरुद्ध ब्रिटिश सेना की कार्रवाई तथा पेशवा, सिंधिया, होलकर और नागपुर के महाराजा के साथ किए गए अपमानजनक व्यवहार ने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध को शुरू कर दिया। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना की विजय हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा को कुर्की के युद्ध में परास्त करके अंग्रेजों ने पेशवा के अधिकार क्षेत्र वाला पूना भी अपने अधीन कर लिया। पेशवा को पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया। इसके अलावा भोसले को सीताबर्डी के स्थान पर, होलकर को मधीपुर के स्थान पर अंग्रेजों ने परास्त कर दिया। इस प्रकार मराठा संघ के विघटन का कार्य पूर्ण हुआ तथा अंग्रेज भारत में सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित हो गए। मराठाओं की असफलता के कारण आखिर क्या कारण रहे जो मराठा असफल रहे? तो उसके कारण थे मराठा संघ अंग्रेजों की आधुनिक सैन्य व्यवस्था, नेतृत्व क्षमता, कूटनीतिक चातुर्य से बहुत पीछे थे, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है। देखिए मराठों की असफलता के कारण क्या कर रहे हैं? आपसी गुटबंदी और असंगठित मराठा संघ। आपसी गुटबंदी हो रही थी मराठों के बीच में, असंगठित मराठा संघ था। मराठों की युद्ध नीति बेहतर नहीं थी, योग्य नेतृत्व का अभाव था, कोई योग्य नेतृत्व करता नहीं था, स्थिर आर्थिक नीति का अभाव था। चौथ और स्वदेशमुखी नीति ये भी एक कारण रहा इन लोगों का हारने का। कमजोर नौसैनिक क्षमता थी। ब्रिटिशों की उत्तम कूटनीति थी, ब्रिटिश लोगों की उत्तम कूटनीति के कारण भी हारे।
आपसी गुटबंदी और असंगठित मराठा संघ। पेशवा बालाजी बाजीराव के समय से ही मराठों को अलग अलग क्षेत्र में विशेष अधिकार सौंपने के कारण आपसी गुटबंदी और निजी स्वार्थों को बढ़ावा मिला। सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले स्वयं को मराठा राज्य का अंग न मानकर अलग अलग इकाइयों में स्थापित हुए, जिनमें एकता और संगठन का अभाव था। परिणाम स्वरूप संगठित ब्रिटिश सेना के विरुद्ध असंगठित मराठा संघ पराजित हुआ। सिंधिया, होलकर, भोसले, गायकवाड़ आदि राज्यों ने आपसी ईर्ष्या और द्वेष के कारण ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध कभी एकजुट होकर युद्ध नहीं किया। 1803 ईस्वी में जब सिंधिया और भोसले कंपनी के विरुद्ध लड़े, तब होलकर अलग रहा, जबकि 1804 ईस्वी में होलकर पर अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया। इस प्रकार मराठों में पारस्परिक सहयोग की भावना का अभाव था। मराठों की आखिर युद्ध की नीति क्या थी? सशक्त ब्रिटिश सेना के समक्ष मराठों की सेना सफल नहीं हो सकी। मराठों ने परंपरागत गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को त्याग कर पैदल सेना और तोपखाने पर अधिक बल दिया तथा घुड़सवार सेना की अवहेलना की। मराठों ने युद्ध की वैज्ञानिक और आधुनिक प्रणाली को नहीं अपनाया। मराठे हथियार, बारूद, तोप विकास के लिए विदेशी तकनीक पर निर्भर थे। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों की सैनिक क्षमता, घुड़सवार सेना, तोपखाना, अनुशासन तथा नेतृत्व क्षमता अधिक सशक्त अवस्था में थी। साथ ही सैनिक गुप्तचर प्रणाली ने अंग्रेजों को मराठों के पारस्परिक मतभेदों से अवगत कराया। फलतः अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई। योग्य नेतृत्व का अभाव भी था। मराठों को अंग्रेजों की भांति योग्य नेतृत्व नहीं मिल सका। इसके अलावा जो भी योग्य मराठे महाजी सिंधिया, अहिल्याबाई होलकर, पेशवा माधवराव, नाना फडणवीस आदि थे, वे 1800 ईस्वी तक मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। इसके पश्चात पेशवा बाजीराव द्वितीय ने स्वयं के स्वार्थ के लिए 1802 ईस्वी में बसिन की सहायक संधि अंग्रेजों से की तथा मराठा संघ की स्वतंत्रता ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर दी। इसी प्रकार दौलतराव सिंधिया महाजी सिंधिया का अयोग्य उत्तराधिकारी था, जो कि विलासी और आलसी प्रवृत्ति का शासक था। अंग्रेजों की उत्तम कूटनीति, क्षेत्रीय शक्तियों के विरुद्ध युद्ध करने से पूर्व अंग्रेज अन्य क्षेत्रीय शक्तियों को मित्र बनाकर शत्रु को अकेले करने की रणनीति अपनाते थे। बसिन की संधि से पेशवा को तथा द्वितीय मराठा युद्ध से पूर्व गायकवाड़ को अपनी तरफ करके अंग्रेजों ने अपने शत्रु राज्यों को कमज़ोर कर दिया। कमज़ोर नौसैनिक क्षमता। मराठों ने नौसेना के महत्व को नहीं समझा, जबकि अंग्रेजों ने नौसेना की शक्ति के बल पर भारत में विदेशी शक्तियों को पराजित करने के साथ ही भारत की क्षेत्रीय शक्तियों को भी पराजित किया। चौथ और स्वदेशमुखी नीति। मराठों द्वारा चौथ और स्वदेशमुखी की कर नीति ने क्षेत्रीय राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध को स्थापित नहीं होने दिया। इसके अलावा मराठों ने चौथ और स्वदेशमुखी की आय पर उपयोग आर्थिक और सैन्य में ना करके भोग विलास में किया। स्थिर आर्थिक नीति का अभाव। स्थिर आर्थिक नीति का भी अभाव था। स्थिर आर्थिक नीति का भी अभाव था। मुगलों के विरुद्ध युद्ध काल में अधिकतर कृषक सैनिक बन गए थे। ये सैनिक बलपूर्वक एकत्रित की गई धनराशि पर निर्भर थे, जिसने मराठा क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को और अधिक बिगाड़ दिया। मराठा क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण पर ध्यान देने के स्थान पर सैनिक सेवा ही राष्ट्रीय उद्योग बन गया, जिससे मराठा क्षेत्र की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा।
चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करता हूँ। अगला जो आपका पार्ट आएगा वो आपका सिंध, पंजाब एवं अवध की विजय होगी। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं इसको। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो सेशन को ज़रूर देखें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।